टेम्पोररी एडवांस ही पढ़ लिए थे हम लोग। टेम्पोररी एडवांस भी हो गया था ना तुम लोग का, क्या विकास? हाँ सर, टेम्पररी एडवांस तो बताए थे सर। हाँ सर। टेम्पोररी एडवांस बता दिए थे ना। इसके बाद पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके बारे में जानेंगे। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट्स क्या होता है? पेमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन टू एजेंसीज अगेंस्ट वर्क डन और मटेरियल्स। पेमेंट क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मनी होता है किसी भी दो एजेंसी के साथ, या तो अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है और कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो भी दो एजेंसी कहे जाएंगे, या कोई ओनर है दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो भी दो एजेंसी कहे जाएंगे। तो जो मनी का ट्रांसफर करते हैं वर्क के अगेंस्ट में, है ना, उसी को हम लोग पेमेंट करते हैं। तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, कोई काम अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है और उसके अगेंस्ट में हम उसको मनी का ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ये दिस इज पेमेंट। दिस इज टिपिकली प्रोसीडेड बाय ए बिल और इनवॉइस स्पेसिफाइंग द अमाउंट एंड वर्क। ये जो पेमेंट होता है एक्चुअल में ये कोई भी जो आपका बिल, उसको बिल देंगे या इनवॉइस देंगे कि मैंने इतना काम किया है, जो मेजरमेंट बुक या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जिस पे होता है, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर कोई चीज़ सप्लाई आप कर रहे हैं तो उसका बिल और इनवॉइस देना होगा। The payee may decide that they will accept a part या फुल पेमेंट एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो डिपेंड करेगा कि जो आपका कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस स्थिति में कि अगर कोई उसने वर्क कर भी लिया है या उसने सप्लाई कर दिया है तो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें उसे इस अवस्था में फुल पेमेंट करना है या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई वर्क कर लेता है तो उसको हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ पार्ट पेमेंट कर देते हैं और अच्छी से हायर अथॉरिटी से जांच वगैरह होने के बाद उसको फुल पेमेंट भी करने के लिए रोक सकते हैं। या अगर कोई सप्लायर कोई हमारे के यहाँ मटेरियल्स को सप्लाई किया है तो जब तक वो वेरीफाई नहीं फुल्ली हो जाता है कि नहीं हम फुल्ली वेरीफाई कर लेंगे तब आपको फुल पेमेंट करेंगे, अभी मैं आपको पार्टली पेमेंट करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है उस पर। अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं सप्लाई करने के हम जस्ट सेकंड डे मैं पेमेंट ले लूँगा तो उस अवस्था में आपको उसे पेमेंट कर देना होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं उसके हम अच्छी तरह से उसका सुपरविजन वगैरह हम कर लेंगे, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तब हम आपको फुल पेमेंट करेंगे, अभी हम आपको पार्टली पेमेंट करेंगे, तो वैसा ही करेंगे। ये डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट शुड बी मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन द मेजरमेंट बुक। है ना, कि कोई अगर वर्क करता है किसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्टर तो उनका जो पेमेंट होता है तो जो आप मेजरमेंट बुक पे उनके वर्क जो शूट किया है उन्होंने उसके आकलन करने के बाद ही उसका पेमेंट हो पाएगा। पेमेंट शुड बी मेड फुल एंड फाइनल when the work or supply is completed as per terms and condition and a specification and the details measurement are taken, an abstract of quantities is prepared and cost is calculated at the rate of contract agreement। आप किसी का भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट फुल और फाइनल कर सकते हैं बशर्ते कि उसने टर्म एंड कंडीशन के साथ कंप्लीट किया है, स्पेसिफिकेशन
को देखते हुए उसने कार्य किया है, आपने उसका पूरा मेजरमेंट ले लिया है, आपने उसका अब्स्ट्रैक्ट बना लिया है ना, और अब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद आपने उसका कैलकुलेशन वगैरह भी कर लिया है कि रेट वगैरह सब सही है कि नहीं, तब जो है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का फुल एंड फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट शुड बी मेड पार्शियल व्हेन वर्क इज इन प्रोग्रेस। पेमेंट जो है सो पार्शियल हो सकता है जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, माने काम अभी हो रहा है। पेमेंट कैन बी मेड 75% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैरिड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई मटेरियल कैरी करके ला रहा है कॉन्ट्रैक्टर और आपके यहाँ स्टॉक कर रहा है, तो आप उसका 75% ही पे कर सकते हो। इस पेमेंट को हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड एडवांस, है ना, कि उसने मटेरियल मेरे के यहाँ डाल दिया और मैं उसका मेजरमेंट ले करके कि हाँ इतना है, इसकी कॉस्ट इतनी होगी, उसका हम 75% उसे भुगतान कर सकते हैं। The payment to contractor may be made finally by one payment or by number of payment depending upon completion or progress of work. आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आप एक बार में भी कर सकते हो और नंबर्स ऑफ पेमेंट बना के भी आप कर सकते हो कि 4 बार, 5 बार, 6 बार में भी आप कर सकते हो, है ना। ये जो है कि देखना होगा कि टाइम का कंप्लीशन क्या है, चाहे प्रोग्रेस क्या है, उसके आधार पर कोई भी एजेंसी अपना निर्णय ले सकती है। If contractor has not deposited the amount of utility deposit, then 10% is deducted from each bill before payment. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करता है, तो उस अवस्था में आपको हर बिल में से पेमेंट करते समय 10% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका कट करके कीप कर लेना, रख लेना चाहिए। और अगर वो जमा कर देता है तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली किस अवस्था में जमा करते हैं हम लोग कि अगर उनके पास बैंक गारंटी हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या बैंक का पासबुक हो, तो उस अवस्था में उन लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही जमा कर देते हैं कि उनका कैश पैसा नहीं कटे और ट्रांजैक्शन होते रहे। लेकिन अगर उन्हें कैश जमा करने की बात होती, चाहे ड्राफ्ट से या जो भी, तो उस अवस्था में कॉन्ट्रैक्टर हमेशा चाहेगा कि मैं पहले 10% क्यों जमा करूं पूरे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का, मेरा हर बिल में से 10% काट लिया जाए। तो उसी तरीके से उसका जो पैसा है डिडक्ट होते रहता है हर बिल में से। उसके बाद आता है इंटरिम पेमेंट एंड इट्स नेसेसिटी, है ना। ये होता है कि एक इंटरिम पेमेंट का माने कि एक व्यवस्था, पेमेंट की व्यवस्था। एक तो आप जानते हो कि रनिंग बिल होता है और उससे थोड़ा सा ये हटके है, उसी तरह का ये भी है, रनिंग बिल ही है कि बीच में इसको पेमेंट करते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली हम लोग एक तरह का पेमेंट का व्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है इसके बारे में। इंटरिम पेमेंट इज पार्शियल पेमेंट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड वर्क। कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी पेड मंथली और वर्क इन प्रोग्रेस या सप्लाई इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरिम पेमेंट होता क्या है कि जैसे आपका कोई बहुत लंबा वर्क है, बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक चलेगा, काफी अमाउंट का कोई वर्क है, तो वैसे तो होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की अपना उसमें से पार्ट वर्क किया और पार्ट का वो बिल देता है ना, कि मैं इतना काम कर लिया हूं, हमें इतना का बिल चाहिए। तो अगर रनिंग बिल आप देते हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप उनका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स उतने जितना का आप उसको बिल दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने टेस्ट
मटेरियल का टेस्ट करवाया है कि नहीं, और कुछ एडवांस है क्या है, वो सारा चीज देखते हुए जो है आप उसको रनिंग बिल देते हैं। लेकिन जो इंटरिम पेमेंट है ये क्या है कि आप उसको मेजरमेंट के अनुसार कुछ बिल, जैसे आप उनका बिल मान लीजिए 1 लाख आया, तो आप उसमें से कुछ डिडक्ट करके आप उनको कुछ पैसा दे देते हो कि उनका काम प्रोग्रेस पर रहे, काम रुके नहीं। उस तरह की व्यवस्थाएं जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरिम पेमेंट। ये रनिंग पेमेंट के इर्द गिर्द है। लेकिन रनिंग पेमेंट क्या हुआ कि आपका उतना अगर जो भी आपने वर्क किया है वो फुल्ली कंप्लीट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया है, चाहे मैं क्वालिटी खराब लगाया हूँ, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। उसमें सारे चीज चेक करके वो पेमेंट किए जाते हैं, वो रनिंग पेमेंट होता है कि बिल 1 हो गया, बिल 2 हो गया, बिल 3 हो गया, इस तरह से। लेकिन इंटरनेट थोड़ा सा उससे हट करके है, इसमें भी हम मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि फिलहाल उसको पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देना है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक ये वर्क चलेगा और उसे पैसे की दिक्कत होगी। उस परिस्थिति में उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। इंटरिम पेमेंट इज नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क, है ना। जबकि रनिंग में जो बिल बनाते हैं उसमें आप फाइनल एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि इसका काम ठीक है। लेकिन अंतर ये है, अगर कोई पूछ बैठे कि रनिंग पेमेंट और इंटरिम पेमेंट में डिफरेंस क्या है, तो इंटरिम पेमेंट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क। इसमें आप वर्क का फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन रनिंग बिल में जितना उसने काम किया है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वर्क जो है मेरा सही है। Engineer is to be given power to withhold the interim payments under special circumstances, ना। इंजीनियर्स को जो है पावर दिया गया है कि वो इंटरिम पेमेंट को भी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती जहां वो रोक सकता है कि नहीं, हम आपको पेमेंट अभी नहीं दे सकते हैं। When estimated cost of project is more, the contractor has to invest more amount for longer period, which may not be possible for him। स्वाभाविक है कि अगर जो है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत अधिक है तो उस अवस्था में कॉन्ट्रैक्टर सारा पैसा तो नहीं लगा सकता है बहुत लंबे समय के लिए। कुछ समय के लिए अगर वो व्यवस्था करके लगाता है, लेकिन उसको पेमेंट होना चाहिए। तो दिस में इफेक्ट दी प्रोग्रेस ऑफ वर्क ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो स्वाभाविक है कि उसके पास लैक ऑफ फंड्स हो जाएगा। उस स्थिति में जो है कि हम लोग उसको वर्क के प्रोग्रेस को देखते हुए कुछ पैसा मुहैया करा देते हैं। अगर उसने, लेकिन हम उस समय उसकी स्थिति ये बताते हैं साहब कि आपका जो जितना आपने वर्क किया है वो एक्सेप्टेबल 100% नहीं है। हो सकता है कि फिर उसके साथ आपका पैसा कटे, जो आपका अगला पेमेंट होगा उसमें से कटेगा। अभी मैं आपको दे रहा हूँ, वर्क आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। The progress of work should be in proportion to the duration of project, है ना। हम लोग ये भी इस बीच में क्या होता है ये भी देखते जाते हैं कि जो वर्क कर रहा है वो ठीक है, वो फाइनल स्टेज में नहीं है कि उसने पूरे अच्छे तरीके से पूरी स्पेसिफिकेशन के अनुसार, टर्म एंड कंडीशन के अनुसार नहीं किया है। लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि जो मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, पूरे 1 साल वर्क करना है और 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसने इतना का प्रोग्रेस वर्क में कर लिया है। तो एंट्री पेमेंट करते समय हमें एक फायदा ये भी होता है कि ये हमें पता चल जाता है कि उसने इतना काम किया है। चूंकि ऑलरेडी हम लोग उसका मेजरमेंट तो लेते ही हैं, उसी के आधार पर उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। यही है कि उस मेजरमेंट को हम फाइनल नहीं मानते हैं। फिर कल होकर हम जब उसका रनिंग बिल बनाएंगे तो इस सारे चीज़ों को हम देखेंगे, जिसमें से अगर कुछ डिडक्ट होने लायक है तो डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट होने लायक नहीं तो डिडक्ट नहीं करेंगे। The progress of work should be proportion to the duration of the project. If the interim payment are made at intervals, we can check the progress of work, है ना। अगर इंटरिम पेमेंट करते जा रहे हैं तो रनिंग पेमेंट जैसे करते हैं उसमें भी चेक हो जाता है हमारा प्रोग्रेस ऑफ वर्क, लेकिन इंटरिम पेमेंट में हम लोग प्रोग्रेस ऑफ वर्क चेक कर सकते हैं।
इंटरिम पेमेंट इंडिकेट द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, इसीलिए इसको कहा गया है एप्रोप्रिएट वैल्यू, है ना। रनिंग पेमेंट जो होता है एवरेज वैल्यू हो जाता है, और इंटरिम पेमेंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, करीब करीब थोड़ी बहुत इधर होगी उसकी अमाउंट, लेकिन ये करीब करीब होता है। इट मेक्स प्रेशर ऑन इंजीनियर टू मेजर रेगुलरली all the work done by contractor, and payment is made after necessary deduction like recovery of dues, security deposit and advance if any, है ना। तो इंटरिम पेमेंट देने में क्या है कि ये आपके इंजीनियर पर एक प्रेशर भी बनाता है कि आप इसको जल्दी से काम आप मेजरमेंट कर करके क्या इसने वर्क किया है आप मेजर कीजिए और कुछ पैसा इसको आप दीजिए, जो आपको कट करना है। अगर आप फाइनली नहीं देखना चाहते हैं तो जो आपको अभी इसका कुछ कट करना है, क्या क्या करना है, वो कट कर करके भी इनको पैसा आप पेमेंट कीजिए। तो एक प्रेशर भी बनाता है, तो इसीलिए इसकी नेसेसिटी जरूरी है कि इंटरिम पेमेंट देते जाए। बहुत जो इंजीनियर होते हैं जो अच्छे ढंग से काम करते रहते हैं वो रनिंग पेमेंट करते चले जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर जैसे बहुत सारे वर्क हैं तो वो जो है मेजरमेंट करने के बाद उसको इंटरिम पेमेंट देते चले जाते हैं, और बाद में जब वो बैठते हैं तो एक प्री फाइनल पेमेंट जो करते हैं तो उस समय उन सारे पेमेंट्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने क्या गलतियां वगैरह की थी, वो सारे डिडक्ट करके उसको एक सेकंड फाइनल पेमेंट दे देते हैं। तो हम समझते हैं कि इंटरिम पेमेंट। हाँ हाँ सर, समझ गए सर। एक क्वेश्चन है सर कि सर हाँ जैसे इंटरिम पेमेंट किए सर, तो ये मतलब कि जितना काम किया उसी के हिसाब से ना देंगे, ये तो नहीं कि हाँ सिर्फ हाँ और हाँ एडवांस दे देंगे नहीं सर? नहीं नहीं, उससे कम, जितना उसने काम हाँ किया है हाँ उससे सर। कुछ कम ही पैसा देना है ना। अच्छा, ताकि मतलब फ्लो बना रहे सर काम करने का हाँ, उसका। फ्लो उसके काम करने का फ्लो बना रहे, है ना। अगर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसके हर काम को, हर चीज को अच्छे ढंग से हम देख सकते हैं, है ना, तो जो एक रफली पेमेंट होता है, अप्रोक्सीमेट पेमेंट जो होता है कि वर्क के अगेंस्ट में, वो उसको हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि जितना वर्क किया उससे ज्यादा हम उसको नहीं दे सकते हैं, है ना। वो जब हम उसके हर वर्क को देख करके, सब कुछ देख करके अगर पेमेंट करेंगे, माने एकदम शांत होकर के, स्थिर से, सब कुछ कैलकुलेशन से लेकर के सारे चीज देख करके तब जो पेमेंट बनाएंगे वो रनिंग पेमेंट होता है। कि जैसे होता है ना कि पहला बिल, फर्स्ट बिल उसका पास हो गया, है ना, तो फर्स्ट बिल दे देने का माने हुआ कि वहां तक का जो उसने काम किया है दैट इज सेटिस्फाइड विथ टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्पेसिफिकेशन, कि वहां तक उसके काम से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और उसने टर्म एंड कंडीशन के साथ और स्पेसिफिकेशन के साथ काम किया है। लेकिन इंटरिम पेमेंट में वैसा नहीं है, या आपने उसको एक वर्क को आपने मेजर कर लिया और आपने उसके आधार पर उसको पेमेंट दे दिया। समझ गए ना बात को। हाँ समझ एक गए सर। तो सर इंटरिम रनिंग पेमेंट, पेमेंट। हाँ बोलो। सर इंटरिम पेमेंट का भी तो एक सर बनता होगा ना रनिंग बिल, जब मान लीजिए कि एक पार्ट कंप्लीट हो गया काम का तो? हाँ हाँ, एक पार्ट कंप्लीट हो गया तो आप उसका रनिंग बिल नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपको इंटरिम पेमेंट देना है, इसका माने कि अब सपोज करो कि कोई बिल्डिंग बना रहा है ना। अब बिल्डिंग बनाया तो वो ले आया वर्क को फाउंडेशन तक, उसको लगा कि हमको, हमारे पास लैक ऑफ फंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो लैक ऑफ फंड हो रहा है तो उसको पैसा चाहिए। इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पर प्रेशर बनेगा कि आप उसका मेजरमेंट लीजिए, है ना। तो मेजरमेंट उसका जूनियर इंजीनियर लेंगे, और लेने के बाद बाकी जो प्रोसेस है कि असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाएगा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाएगा, उसको चेक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, बाकी उन्होंने क्या एडवांस लिया, क्या नहीं लिया है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी थी, काम उनसे अच्छा किया कि नहीं। अगर वो सारे प्रोसेस हो करके बिल जो तैयार होंगे तो वो रनिंग बिल कहलाएगा, माने सारे चीज देखने के बाद। लेकिन अगर जूनियर इंजीनियर ने बिल बना दिया, है ना, और आगे का कुछ प्रोसेस बाकी रह रहा है, तो उस पेमेंट, उसके आधार पर, जो मेजरमेंट बुक के आधार पर अगर हम उस कुछ पैसा रिलीज कर देते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो इंटरिम पेमेंट कहला जाएगा। अभी उसके वर्क से हम सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पैसा रिलीज कर दिया उसको। कल हो करके हमको हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि नहीं, यहाँ पर तो आपको इतना करना था, देख तो आपने तो यहाँ पर ये किया, ये तो गलत किया है, तो हम उसका पैसा काट सकते हैं।
समझ पाए बात को? नहीं। हाँ सर, दोनों तो समझ गए सर कि कब इंटरमीडिएट ये वाला मतलब पेमेंट कम करेंगे इंट्रीम, और कब रनिंग करेंगे। सर ये हाँ बोल रहे हैं ना सर कि हाँ। जैसे कि इंट्रीम पेमेंट कर दिए तो वो तो फिक्स नहीं है कि उसका फाइनल हो गया वो, तो इसके लिए एक और नहीं नहीं। बिल जब नापेंगे एग्जैक्ट और उसका मतलब डिडक्शन करेंगे कि खराब काम किया या कैसा किया, उसके लिए हाँ, तो वही मैं एक बोल रहा और। हूँ ना हाँ सर, एक कि और बिल उसका जो बनेगा ना प्री सर। फाइनल, हाँ प्री फाइनल बिल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने इंटरिम पेमेंट 2 दे दिया उसको, सपोज कीजिए कि 2 इंटरिम पेमेंट उसको आपने पे कर दिया, लेकिन तीसरा जो आप उसका फर्स्ट रनिंग बिल जो बनाएंगे, है ना, तो रनिंग बिल जब बनाएंगे तो जो दोनों इंटरिम पेमेंट है, इस बिल को आपको चढ़ाते हुए ही फर्स्ट रनिंग बिल उसका बनाना है। हाँ ये सर यही कि बोल रहे हैं सर। हाँ, वो इसको देखते हुए ही उसका रनिंग बिल आना है। आपको सारे चीज को चेक करते हुए तब उसका रनिंग बिल आना है, क्योंकि इसमें तो आपने अप्रोक्स दिया है ना उसको। तो जो आप रनिंग बिल बनाएंगे, जो उसको एक्यूरेट पेमेंट करेंगे इतना भर का, तो इसको देखते हुए ही बनाना है इंटरिम पेमेंट को। समझ गए ना? हाँ सर अब क्लियर है सर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्लियर ना? है सर। ठीक। इसके बाद एडवांस पेमेंट। व्हेन ए पेमेंट इज मेड ऑन ए रनिंग अकाउंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन बाय हिम बट नॉट मेजर्ड। देखिए एडवांस पेमेंट में क्या है कि आप वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है ना, लेकिन आपने वर्क को मेजर नहीं किया है। जैसे कोई मटेरियल भी ले जाना, साइट पे स्टॉक करना, एक उसका वर्क है। तो आप क्या करते हो कि उसका एक मेजरमेंट लेते हो। मेजरमेंट लेने के बाद आप देखते हैं कि उसने कितना का मटेरियल मेरे के यहाँ स्टॉक किया है। अब उसका 75% आप उसे पे करते हो कि चलो इतना का मटेरियल आ गया है तो हम इसको 75% पे कर सकते हैं। अब उस 75% से वो आगे का काम कर सकता है। ये तो हुई कि आपने उसको मेजर किया। अगर आप मेजर नहीं करके ऐसे भी आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आकलन करते हैं, तो भी आप उस आधार पर आपका इतना पावर होता है कि आप उसको पेमेंट कर सकते हो। वो उसका एडवांस पेमेंट कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा स्थिति होती है, एक और चीज बता देते हैं इसमें। देखो क्या होता है कि कोई रोड अगर बना रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर, अब जो है कि रोड बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी शुरू में, कि जैसे वो एग्रीगेट स्टॉक करेगा साइड पे, कि रोड के किनारे इधर उधर दोनों तरफ वो स्टॉक कर दिया। अब हर स्टॉक को एक्चुअल मेजर करना थोड़ा कठिन होता है। तो वो उसका अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर कि हाँ जो है इतना ट्रक या इतना एमक्यू इसने मटेरियल को स्टॉक कर दिया है, उसके आधार पर वो उसको पेमेंट कर सकता है। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि उस आधार पर आपने लिखा कि इतना एमक्यू इसका एग्रीगेट स्टॉक है, अगर मान लीजिए उसमें स्क्रीनिंग मटेरियल कोई डाल रहे हैं तो इतना एमक्यू स्क्रीनिंग मटेरियल है। अब क्या होगा कि आपने उसको 10 लाख रुपए पेमेंट कर दिया कि उसने मटेरियल जो गया था उसके अगेंस्ट में। अब अगर उसको ले करेगा वो, तो ले करेगा तो पक्का है कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा कोई भी चीज़। तो जो कॉम्पैक्ट होने का जो फैक्टर होता है कि हमारा जो है कि कोई भी लूज मटेरियल अगर हम 33% अधिक लेते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होकर 1 बनता है, माने 1.33 MQ अगर हमने लिया तो वो कॉम्पैक्टेड 1 माना जाएगा। तो जब वो रोड बनता है तो अगर सपोज कीजिए कि आपका वो आ रहा है 100 MQ, तो स्वाभाविक है कि उसका लूज मटेरियल कितना होना चाहिए था, 133 MQ। तो उस जो लूज मटेरियल जिसका आपने मेजरमेंट लिया था या आप अपने एक्सपीरियंस दिए थे कि मैं इसको पेमेंट किया हूं इतना एमक्यू का, और अगर वो जमीन पर ले हो करके जो कॉम्पैक्ट मटेरियल हुआ उतना नहीं आता है, इसका मतलब कि आपका स्किल थोड़ा कमजोर है, आप थोड़ा कम स्किल्ड हैं।
अगर वो ज्यादा जाता है उस स्थिति में आपका स्किल कमजोर माना जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात सिर्फ नहीं होती है। अब है कि डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पर। ऐसा तो नहीं कि उसने कॉम्पैक्शन कम किया है, जितना कॉम्पैक्शन होना चाहिए उतना कॉम्पैक्शन नहीं किया है। उस अवस्था में भी कि मान लीजिए कि आप अगर कोई अर्थ है जो कैरी करके लाया गया है, मान लीजिए कि 133 MQ, और जब उस अर्थ का हम कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम नाप रहे हैं तो होना चाहिए 100 MQ। लेकिन अगर वो आ रहा है 110 MQ, तो स्वाभाविक है कि या तो मैंने आकलन किया कि 133 गलत था, या कॉन्ट्रैक्टर ने सही रूप से कॉम्पैक्ट नहीं किया है। इससे और हमको कॉम्पैक्ट करवाना चाहिए। तो ये और डिपेंड करेगा आपके स्किलनेस पर। और अगर उसी स्टॉक को आप नाप लेते हो, मेजर कर लेते हो अच्छे ढंग से, उसको ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में स्प्रेड करके आप अगर उसको नापते हो, और नापने के बाद है कि फिर भी आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसको माना जाएगा ये कॉम्पैक्शन में गड़बड़ी है। क्योंकि आपने मेजरमेंट ले लिया, पहले तो आपका स्किलनेस में गड़बड़ी माना जा रहा था कि आप ऐसे ही एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपने आकलन कर लिया कि इतना MQ ये होगा, इतना MQ ये होगा, आपने बिल उसको पे कर दिया। लेकिन अगर उसका स्टॉक बना करके ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में अगर आप मेजर करते हैं और अगर वो कॉम्पैक्टेड हो जाता है, उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं नहीं कॉम्पैक्शन का मामला है। इस बात को समझे कि नहीं तुम लोग बताओ, इसमें बताते हैं कुछ तुम लोग के जीवन में आएगा, इसमें कुछ फायदा। समझ तो गए हैं सर कि मतलब कि एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा सर कि कितना कॉम्पैक्शन हुआ है, वो सब स्किल्ड पे डिपेंड करेगा सर कि मतलब अपना अंदाजा से देना है कि कॉम्पैक्शन हुआ है। नहीं, मान लो कि तुमने क्या किया कि वो तुम्हारे के यहाँ मटेरियल स्टॉक किया, ठीक है, तुम उसको जो स्प्रेड करके, जैसे नहीं है कि मान लो कि तुम्हारे के यहाँ एग्रीगेट आया साइट पे, तुम एक इंजीनियर वहां एम्प्लॉय हो, तुम्हारे अंडर में कोई काम हो रहा है, तुमने क्या किया कि उसको नापने का तरीका क्या होता है समझ रहे हो? उसको जो है हम लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बना करके, है ना, और ट्रेपेजॉइडल शेप में बना देते हैं कि ऊपर जैसे कोई भी चीज रहेगा तो ट्रेपेजॉइडल सब समझ रहे हो ना, कि ऊपर में कम रहेगा और नीचे में ग्राउंड पे बढ़ जाएगा उसका, हाँ है ना। तो समझ रहे। तो हम लोग उसका हाइट उसका नाप लेते हैं और उसकी साइड्स नाप लेते हैं, उस हिसाब से उसका हम लोग एरिया निकाल करके और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तब वो MQ जो हो जाता है वो एक्यूरेट हो जाता है, समझे। अगर आपने उस तरह का मेजरमेंट ले लिया है और अगर उसको आप रोड पे बिछाते हो, तो अगर क्योंकि रोड पर बिछाने पर क्या हो गया, वही मटेरियल कॉम्पैक्ट हो गया, तो हर चीज का, हर मटेरियल का अलग अलग जो होता है कि लूज सॉइल और कॉम्पैक्टेड सॉइल में जो डिफरेंस होता है, किसी में 0.33 का होता है, किसी में 0.39 का होता है, तो वो जो रेशियो होता है उसके अनुसार हम लोग कॉम्पैक्टेड भी नापते हैं। तो अगर कॉम्पैक्टेड और सप्लाई मटेरियल दोनों अगर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है तब तो ओके होता है। अगर नहीं किया, इसका मतलब कॉम्पैक्शन सही तरीके से नहीं होता है ना। कॉन्ट्रैक्टर उसको कॉम्पैक्ट सही तरीके से नहीं करता है। क्योंकि एक प्रैक्टिकल हम बात बता रहे हैं कि मेरे जीवन काल में भी ऐसा हुआ कि हमने जैसे एयरपोर्ट पर ये मुर्रम गिराया, और मुर्रम गिराने के बाद उसका स्टैक मेजरमेंट हो गया। जब वो जो है कि रोड पे जब स्प्रे किया गया उसको, तो उसको कम कॉम्पैक्ट किया गया। तो जब उसको कम कॉम्पैक्ट किया गया तो स्वाभाविक है कि उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम हुआ उसको कन्वर्ट करेंगे लूज वॉल्यूम में, तो ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि हम उसको कॉम्पैक्टेड मान चुके हैं, जबकि मैंने उसको कॉम्पैक्ट किया भी नहीं है और हम उसको कॉम्पैक्टेड मान रहे हैं। तो उस हिसाब से चलेंगे तो हमको लूज जो है कि ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, जबकि एक्चुअली हम उतना लूज गिराया नहीं है, हमने तो कॉम्पैक्शन ही कम किया है।
उस हिसाब से कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर को जो है और इंजीनियर एक दूसरे को म्यूचुअल करते हैं कि भाई इतना आपका मुरम इसमें बच रहा है ना, हम चढ़ा देते हैं, लेकिन इसका जो है आपको इधर उधर करना, ऐसा होता है। ये सब सारी चीजों पर एक इंजीनियर को ध्यान देना होता है कि दोनों चीज को हमको लूज भी देख मेजरमेंट कर लेंगे तो हम कॉम्पैक्ट मेजरमेंट कर लेंगे, और तब हम देखेंगे कि सही रूप से कॉम्पैक्शन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कॉम्पैक्शन करने का तरीका होता है कि हर आपको 6-6 इंच पर जो है कॉम्पैक्टेड करते जाना है, तब जाकर के कोई भी चीज जो है फुल्ली कॉम्पैक्ट होता है। तो इसमें आप चलें, इस पर आते हैं हम लोग एडवांस पेमेंट पर। When a payment is made on a running account to a contractor for work done by him but not measured, अगर आप मेजर करने बिना किए हुए किसी तरह का पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट जो है सो एडवांस पेमेंट कहलाता है। एडवांस पेमेंट इज नॉट जनरली मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट सम स्पेशल केस लाइक नेसेसिटी ऑफ फर्दर वर्क, परचेज ऑफ स्पेशल टूल एंड प्लांट्स। ये एडवांस पेमेंट जनरली लोग देता नहीं है। एक तो सिक्योर्ड एडवांस हो गया कि जो कि मटेरियल के अगेंस्ट में देते हैं, लेकिन वैसे केस में जहाँ की उसको कॉन्ट्रैक्टर को कोई और आगे काम करना है जिसमें उसको काफ़ी पैसे लगेंगे, या कोई स्पेशल टूल्स एंड प्लांट खरीदना है जिसमें उसको पैसे की आवश्यकता होगी, तो उस अवस्था में उसको एडवांस पेमेंट आप दे सकते हैं। अंडर स्पेशल केस ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडवांस पेमेंट शुड बी मेड बट इन नो केस इट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन, है ना। लेकिन ये किसी भी हाल में जो है कि जो काम उसने किया है उसके से ज्यादा पैसा आप उसको नहीं दे सकते। मानो वो काम कर लिया है, अभी आपने उसका मेजरमेंट नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, अगर उसको पैसा टूल्स एंड प्लांट खरीदने के लिए दे रहे हैं या आगे का काम करने के लिए दे रहे हैं, तो उस स्थिति में उस पेमेंट को हम लोग कहते हैं एडवांस पेमेंट। क्योंकि आप बिना काम की उसको पैसा देंगे तो वो तो माना जाएगा कि आप, अगर वो भाग जाता है किसी कारण, तब पैसा तो आप ही का उसके ऊपर रह गया। तो किसी भी अवस्था में जो उसका काम किया हुआ है उससे ज्यादा पैसा उसको नहीं देना है। तो आपका इंटरिम पेमेंट में था कि आपका उसमें भी पैसा देना है, तब मेजर करके फुल्ली सेटिस्फाइड आप नहीं है फिर भी उसको पैसा देते हैं, तो वो इंटरिम पेमेंट है। एडवांस पेमेंट हुआ कि आप काम को मेजर ही नहीं किए, आप एक ऐसे ही लगा लिए कि हाँ इतना का काम ये कर चुका, इतना पैसा इसको हम दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास एस्टिमेट होता है तो आपको पता चल जाता है कि कितना का वर्क, हमारा यहाँ तक का वर्क का इतना था, इसमें इतना पैसा हम इसको एडवांस दे सकते हैं, बाद में हम मेजरमेंट लेंगे, अब इसको काम का प्रोग्रेस के लिए हम आगे दे सकते हैं। तो दोनों चीज अलग अलग है, इस चीज पर ध्यान देना। किसी में वर्क का देखा जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है, किसी में वर्क का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस तो हम बताए थे कि ये मटेरियल के अगेंस्ट में हमेशा होता है। सिक्योर्ड एडवांस इज एन एडवांस पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल brought by contractor to the site of work, है ना। ये जो है कि अगर साइट पर कोई मटेरियल ला के अगर कॉन्ट्रैक्टर रखता है तो उसके अगेंस्ट में हम उसको सिक्योर्ड एडवांस दे सकते हैं। Such materials are properly stored and protected against loss of damage at the risk and cost of contractor. इसमें अगर किसी तरह का डैमेज होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के मत्थे पे रहेगा, उसका जो है कि भुगतान उसी को करना होगा, उसका पेमेंट भी उसी को करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम आपके साइट पे ला के रख दिए तो ये अब आपका है, आप समझिए, वो सारा जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। Secured advance may be allowed by the executive engineer in the interest of work, ये भी वर्क इंटरेस्ट में होता है, अप टू द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल ब्राउट टू साइट। जो मटेरियल लाया गया है साइट पे उसके 75% से अधिक उसको पेमेंट नहीं करते हैं। माने आपके हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी वर्क डन के से ज्यादा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नहीं देना है। ये फिर आपकी अपनी रिस्क हो जाएगी।
जो पेमेंट करेंगे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जो भी, उनकी अपनी रिस्क हो जाएगी। एन एग्रीमेंट इन फॉर्म 31 shall have to be signed by contractor under which the department possesses right on material। एक उसका फॉर्म आता है 31, उस पर जो है एग्रीमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में इसको पैसा, सिक्योरिटी एडवांस को पैसा उसी पे भर करके इसका दिया जाता है, उसका बिल आगे बढ़ता है। The secured advance is adjusted in running bill proportionally to the actual consumption of material। अब जैसे जैसे उसका मटेरियल कंज्यूम होते जाएगा वैसे वैसे उसका हर बिल में उतना डिडक्ट होते जाता है। कि अगर फर्स्ट बिल उसने बनवाया और उसका मटेरियल 20% उसमें कंज्यूम हुआ तो 20% जो हमारा है उसका एडवांस दिया हुआ वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही बार उसको हम लोग सारा पैसा डिडक्ट कर लेंगे, हर बिल में से उस रेशियो में हम लोग उसका पैसा डिडक्ट करते जाते हैं। The secured advance is granted only for none। The secured advance is granted only for none। हाँ, जो सिक्योर्ड एडवांस होता है वो वैसे मटेरियल के ही ग्रांट करता है जो खराब नहीं, जो खराब होने वाले मटेरियल होते हैं उसके लिए जो है कि ये नहीं, इसके लिए आप सिक्योर्ड एडवांस उसको नहीं दे सकते हैं। जैसे सीमेंट के लिए कि सीमेंट जम जाएगा उसके लिए आप उसको नहीं दे सकते हैं, ईंट के लिए आप उसको दे सकते हैं, एग्रीगेट के लिए आप दे सकते हैं, उसे स्टोन डस्ट के लिए दे सकते हैं, उस तरह के सामानों के लिए आप दे सकते हैं, वैसे सामान के लिए उसको नहीं दे सकते हैं जो खराब हो जाए। मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी को मोबिलाइज करना, है ना, कि अब है कि इसी के लिए इसको एडवांस जो कहा गया मोबिलाइजेशन एडवांस की मतलब कि आपको उसको एक तरह का स्ट्रेंथ देना है कि आगे आप काम करो। तो एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैन पावर रिसोर्सेज आर नेसेसरी एट कंस्ट्रक्शन साइट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। स्वाभाविक है कि कोई भी काम करने के लिए जो है कि कॉन्ट्रैक्टर का फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैन पावर का रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। जब तक वो तीनों चीजें नहीं उसके पास रहेगी, और एक कॉन्ट्रैक्टर तभी एक्टिवेट हो पाता है जब उसके पास फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैन पावर तीनों हो, तभी वो काम को कर पाएगा। तो द एडवांस गिवन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्टिवेशन, मोबिलाइजेशन, एक्टिवेशन एंड मोबिलाइजेशन फॉर वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज मोबिलाइजेशन एडवांस। कि अगर आपको अभी तीनों चीज को चाहिए, है ना, तो रूप तो वही है कि आप उसको दे सकते हो, लेकिन वैसी स्थितियां होती है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि तो वैसा जगह में कि उसको एक मैन पावर आपके साइड पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैन पावर का इस्टेब्लिशमेंट करना है आपके यहाँ, वो रहने के लिए, वो उसके लिए सारा कुछ उसने बना लिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो 200-300 का टीम मैन पावर का लाना चाहता है कि बाहर से हम ला करके काम यहाँ करवाएंगे, जो कि 24 आवर्स यहाँ रहेगा और वो काम करेगा। तो उस परिस्थिति में जो है ना, कि कुछ पैसे जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं कि ठीक है आपको, चूंकि ऑलरेडी उसका उतना, जबकि ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी वर्क किए हुए वर्क से ज्यादा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग नहीं देते हैं, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ इतना एसेट वो बना दिया है उसके रहने के लिए, चाहे टूल्स एंड प्लांट ला के रख दिया है, सारा कुछ है, अब उसको पैसे की आवश्यकता है, इसको मोबिलाइज करना चाह रहा है, वर्क अभी कुछ नहीं किया है वो, लेकिन वो इस तरह का बना करके रख दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्टर भाग नहीं सकता है छोड़ करके। तो
उस परिस्थिति में अगर उसको आप पैसा कुछ देते हो कि नहीं नहीं आप तुम काम लगाओ, हम पैसा आपको रिलीज करते हैं, आप काम को आगे बढ़ाओ, तुम्हारा इतना मैन पावर आ गया है, इतना टूल्स एंड प्लांट है, सब कुछ है, इतना तुमने एसेस्ट बना दिया, ऑफिस रहने के लिए, लेबर के लिए रूम बनाया है, किचन बनाया है, सारे कुछ रख दिए हैं, तो उस परिस्थिति में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को कुछ एडवांस देते हैं तो वैसे एडवांस को कहा जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस। समझे इस बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे सर? एक बार फिर बता दीजिए सर। हाँ, जैसे क्या होता है कि कोई वर्क शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए कि आप ही का पॉलिटेक्निक से ही चलिए लेकर के कि पॉलिटेक्निक में अभी आपका हॉस्टल बनना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ वर्क स्टार्ट करने वाला है, तो उसने पहले क्या किया, आते के साथ आपका ग्राउंड क्लियरेंस करवाया, ग्राउंड क्लियरेंस करवाने के बाद वो लेबर वगैरह के रहने के लिए जो उसका या ऑफिस या टेस्ट करने के लिए जो लैब, वो सारा उसने स्टैब्लिश कर लिया, मिक्स प्लांट बैठा लिया, सारा उसने स्टैब्लिश कर लिया, लेबर भी ले आया। अब उसको आगे का काम करने के लिए, है ना, अभी उसने कोई काम नहीं किया है, उसने क्या किया है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट किया है, वर्क उसने नहीं किया है, लेकिन उसने फुल्ली इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है। उसने कुछ ऑफिसेज बनाए, कुछ लेबर्स रूम बनाए, और मिक्स कंक्रीट मिक्स प्लांट बैठाया है उसने, तो ये सारे चीज उसने कर लिए हैं। अब उसको मान लो कि उसके पास पैसे नहीं, उसने कुछ 100 200 400 300 लेबर भी ले आया है, सारा कुछ ले आया है। अब उसके पास पैसे की आवश्यकता है कि नहीं, पैसा कुछ मिल जाता तो हम काम को तेजी से करते। उस परिस्थिति में अगर, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि उसने काम कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इतना अधिक उसने दे दिया है आपके पास कि मान लीजिए उसको लग गया 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, चाहे जो भी लग गया हो। अब आपको अगर उसका 50 लाख ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्ट हो चुका है, उसके टूल्स एंड प्लांट यहाँ हैं उतने महंगे महंगे, उतने उस सारे रूम्स बनाए हैं, ऑफिस रूम बनाया है, टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी बनाया है, तो सारे चीज जब बनाए हैं, तो उसके अगेंस्ट में उसको काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी तरह का एडवांस उसको देते हैं, तो इस तरह का एडवांस को कहा जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस, माने उसका एक्टिवेशन अब स्टार्ट होगा। ये तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया, अब आगे के एक्टिवेशन के लिए जो उसका एडवांस हम दे रहे हैं, तो उस तरह के एडवांस को हम कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। समझ पाए कि नहीं? हाँ समझ गए सर। सर ऐसा तो हम लोग की तरफ एक गोदाम बनाया था ना सर, तो सर लगता है कि बंगाल से या साउथ इंडियन कहीं से था सर, अदर लैंग्वेज में बात करता था सारा लेबर, तो सब बनाया था सर, बंगाल का था, टेम्पोररी मतलब बनाया था, गिलावा पे ही बनाया था सर, ये 4-5 रूम बनाया था, तो उसके लिए सर उसको मिला होगा। अब देखो ना, अभी जाओगे तुम कॉलेज कभी घूमते टहलते, तो तुम देखोगे कि अभी कोई हॉस्टल का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुम महसूस खुद करोगे कि उसने क्या किया है कि दंडी बाग वाला जो गेट है वहां से उसने एसी सीट से घेर दिया है, कंक्रीट मिक्स प्लांट बैठा दिया है, एक लेबोरेटरी रूम बना दिया है, लेबर के रहने के लिए रूम बना दिया है, ऑफिस के लिए तुम लोग वाला हॉस्टल दे दिया गया है, अगर नहीं देता तो वो भी बनाना पड़ता उसको। तो ये सारा प्रोजेक्ट उसने कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, जेसीबी उसका आया हुआ है, और उसका और भी कुछ गाड़ियां वगैरह आई हुई है, तो ये सारा एस्टेब्लिशमेंट, उसका लेबर भी आके बैठा हुआ है, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, लेकिन उसने वर्क कभी कुछ भी नहीं किया है। तो वर्क के अगेंस्ट में जो पैसा देते तो अलग अलग हो गया। तो अब है कि अब उसको आगे के एक्टिवेशन के लिए अगर आप किसी तरह का एडवांस अगर वो मांग रहा है या दे रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर, दे कि नहीं दे। तो इस तरह के एडवांस को हम लोग कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। सर हम समझते हैं, समझ गए? हाँ बोलो, किसी को समझ में बोलो। कितना तक उसको पैसा दिया जाता होगा? देखो ना, उसका लिखा हुआ है नॉर्मली 50% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी गिवन, माने आप 15% तक
जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का है तो 15 लाख रुपया तक आप दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है ना, नॉर्मली 15% यस सर, लिखा हुआ है। ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी गिविंग, उतना तक दे सकते हैं, माने उससे कम भी दे सकते हैं आप। ये मैक्सिमम होता है, कितना तक आप दे सकते हैं। तो मोबिलाइजेशन एडवांस हम समझते हैं, सारे कोई समझ गए हाँ समझ गए सर, है ना। प्लांट्स को सेटअप करने इसमें है में कि वर्क अगेंस्ट में नहीं दे रहे हैं। हाँ सर, ये ध्यान देने की बात है कि इसमें हम लोग उसको एक्टिवेट करने के लिए देते हैं कि आगे काम आप एक्टिवेट माने बढ़ाने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए कि नहीं नहीं काम को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है आपका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो गया है, हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं, आप काम को आगे बढ़ाइए। लेकिन वो भी 15% जो होगा, तय बात है कि वो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा कि अगर उसका जितना यहाँ एक्सपेंडिचर है वो उतना है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 कमरा बना करके उससे हम 15% ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी हमको देखना होगा कि उसके टूल्स एंड प्लांट यहाँ हैं कितने सारे हैं, कितने ऑफिसेज उसने बनाए हैं, कितने और भी काम किए हैं, सारी चीज हमको देखनी है। For mobilization, advance contractor has to provide a guarantee in the shape of bank deposit equal to the amount being issued to contractor। अब दूसरी स्थिति क्या आती है कि अगर मान लीजिए कि उसके पास वैसा स्ट्रक्चर है नहीं है ना, कि उतना का नहीं बना पाया है, चाहे जो भी हो, तो उस परिस्थिति में बैंक गारंटी दे करके भी वो जो डिपार्टमेंट से पैसा वो ले सकता है कि सर हमारे पास अभी पैसे की दिक्कत है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम भी बनाया है तो उस स्थिति में वो बैंक गारंटी को जमा करके, चूंकि आपको कुछ ना कुछ तो चीज करना होगा उससे। अगर उतना का उसने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है तो हम जान रहे हैं कि अगर उसको पैसा उतना देंगे तो अगर वो नहीं देगा तो हम वो चीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उससे कम का बनाया है, तब अगर स्कूटी में उससे भी पैसा तब भी वो मांग रहा है, तो उस परिस्थिति में ये पॉइंट को देखना होगा कि अगर वो हमारे पास जो है बैंक गारंटी के रूप में अगर जमा उतना करता है ना, तो उस परिस्थिति में भी हम उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे सकते हैं। माने दो कंडीशन हो गया। एक कंडीशन तो हो गया कि उसने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रख दिए, उसके बाद कहा कि सर मेरे को वर्क मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझे कुछ पैसा दिया जाए, तो उस स्थिति में उसको एक्टिवेट करने के लिए आप जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मूल्यांकन कर लीजिए और उस आधार पर उसको आप पैसा दीजिए, लेकिन वो 15% कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी स्थिति कि अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बना पाए हों, ये भी नहीं है कि आप गए और सीधे मोबिलाइजेशन एडवांस ले लिए, ऐसा नहीं होता है कि सर हम बैंक गारंटी दे रहे हैं हमको पैसा दे दीजिए, ऐसा भी नहीं होता है। आपको किसी न किसी रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर शो करना होगा कि मेरा यहाँ ये है। अभी अगर ये वो है कि इक्वल अमाउंट का हम वहाँ दे करके 15 लाख हम ले लें बैंक गारंटी का, तो वो तो उचित नहीं है और ऐसा को दिया नहीं जाता है। लेकिन आपको मान लीजिए कि अगर उस तरह का आपको समझ में आता है कि नहीं हम अभी आपको पैसा, आपने तो कुछ पैसा ही नहीं लगाया कॉन्ट्रैक्ट में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं लगाया है, कोई टूल्स एंड प्लांट आपके पास नहीं है, तो हम कैसे देंगे? पहले आप कुछ स्टार्ट कीजिए। अगर उसके बाद आपको महसूस होता है, मतलब शूटिंग में को महसूस होता है कि नहीं अब इसको दिया जा सकता है, लेकिन उस तरह का इन्होंने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है, तो उससे बैंक गारंटी इक्वल उतना अमाउंट का ले करके तब आप उसको उतना रिलीज कर सकते हैं। दोनों कंडीशन को समझ लीजिए, दोनों कंडीशन में मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। और पढ़ोगे? पढ़ा दे 1 आध घंटा और पढ़ा दीजिए ना सर। अभी सर 2-3 दिन से कोई क्लास हम लोग का नहीं चल पा रहा है सर। तो ऐसा करें फिर 15 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर, हम नाश्ता नहीं किए, कॉलेज से